तो साइंस का चैप्टर टर्म 2 का ये पहला चैप्टर है। टर्म 2 का आपका मतलब केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। दिस इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। टर्म 1 में आप लोग जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर्स पढ़े हैं, अच्छी बात है जो चैप्टर पढ़े हैं, बट जो एक्चुअल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है जिसको कि बोला जाता है 9th क्लास में आने के बाद केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ, वो एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, आयंस, कटायन, अनायन, पॉलीएटॉमिक आयंस, केमिकल रिएक्शन, केमिकल फॉर्मूला, बैलेंसिंग, केमिस्ट्री तो यहाँ से माना जाता है शुरू हुआ। तो टर्म 2 से ही आपका स्टार्टिंग होगा चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम से ही दिख रहा है, पहले नंबर पर नजर आ रहा है आपको एक वर्ड एटम। ये एक वैसा वर्ड है जो कि साइंस के क्लास में हम लोग डेली सुनते रहते हैं। इसी चैप्टर में आगे हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ेंगे और इसी चैप्टर में आगे हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स का क्लास होता तो लगता है पहला डेफिनेशन वाटी एटम से ही आके शुरू होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम वही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बट आपका ये जो चैप्टर है वो कई अलग अलग पोर्शन से होते हुए हम लोग पहुंचेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तक। तो सबसे पहले आप लोग को जो मालूम है एटम के बारे में बताओ, क्या मालूम है एटम के बारे में? कुछ भी, जो भी याद आ रहा है, कुछ भी। स्मॉलेस्ट यूनिट किसका? मैटर का। ठीक है, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग एटम कहते हैं। अभी तक हमें यही मालूम है, यही है भी एक्चुअली में डेफिनेशन, बट इसमें क्या क्या है, किसने बताया, कैसे हुआ, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो सबको हम लोग लेते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा नोट बना करके लिख लो शुरुआत में ही। तो ये जो आज आप लोग बता रहे हैं कि मैटर को छोटा करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट आएगा उसको आज के डेट में जो हम लोग कह रहे हैं एटम्स है, इसके बारे में बहुत सारा फिलोसफर्स और बहुत सारे साइंटिस्ट ने पहले कुछ कुछ बताया था। ठीक है, तो वो कोई चैप्टर टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू का नहीं है, बट थोड़ा बहुत ऐसे याद करके रखेंगे। अराउंड 500 BC चैप्टर की स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा बहुत पहले की बात है कि इंडियन फिलोसफर, उस समय फिलोसफर्स ही होते थे, ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट। इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नड़, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि पदार्थ, जिसको आज के डेट में हम लोग एटम्स कहते हैं, वो एटम नहीं मैटर, उसको अगर हम लोग छोटा करते रहे तो वो और छोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। इन्होंने सबसे पहले इस कंसेप्ट के बारे में बताया था कि जब मैटर को पदार्थ बोला जाता था, उसके बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग साइंस के क्लास में। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि मैटर को छोटा कर सकते हैं, छोटा कर करके एक ऐसा टाइम भी आएगा जब इट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। एक टाइम ऐसा भी आएगा, एक साइज ऐसा भी आ जाएगा कि उसको हम लोग और सब डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसी बातें बताई थी सबसे पहले इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नड़ ने। ठीक है, और ये जब सबसे छोटा जब आ जाएगा स्मॉलेस्ट, तो क्या समझ में? मैटर, पदार्थ, हिंदी में पदार्थ लिख सकते हो। पदार्थ कैसे लिखा गया? था के ऊपर है, इसके ऊपर ना, ऐसे बीच में कर दो ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे, है ना, सब मिला जुला के नहीं। तो मैटर को छोटा कर करके एक ऐसा भी वो पोजीशन आएगा, पोर्शन आएगा जिसको कि और फर्दर सब डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उसका नाम दिया गया परमाणु। तो इंडियन फिलॉसफी, इंडियन कॉन्सेप्ट बिल्कुल काम करता है। अभी तो हम लोग इस चैप्टर में, आपका सिलेबस ऐसा है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, वो तो एक अलग बात है, और सबसे स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि इंडियन फिलोसफर्स लोग ने ही इनके बारे में सबसे पहले बताया था। महर्षि कन्नड़ ने बताया था कि कैसे मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल परमाणु, इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक और इंडियन फिलोसफर थे, अनदर इंडियन फिलोसफर, किताब में अंडरलाइन भी कर लो, सब आएगा नहीं एग्जाम में। और खुदा कतियायमम,
इन्होंने बताया था ये जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो फिर अलग 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 स्मॉलेस्ट पार्टिकल के साथ मिल करके कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको कि आज के डेट में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स करेंगे। जो आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, उसमें स्टार्टिंग में इंडियन फिलोसफर्स, इंडियन साइंटिस्ट ने कुछ कुछ बताया है ना। महर्षि कर्नाड ने बताया था कि कैसे मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल परमाणु होगा, और पकुदा जी ने बताया था कि किस तरह से ये जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करके साथ में वेरियस फॉर्म में एग्जिस्ट करके एक कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको कि आज के डेट में जब हम लोग साइंस सीख गए बहुत आगे तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, पकुदा कहते हैं, हमने कहा था कि दीज पार्टिकल्स मतलब दीज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स normally exist in a combined form, और यही केमिस्ट्री का बेस बना। तो हम लोग एंटोनियो लेवोजियर और प्रोस्ट के बारे में बहुत पढ़ेंगे कि इन्होंने ये दिया उन्होंने वो दिया, बट हम लोग भूल जाते हैं कि सबसे पहला शुरुआत में मैटर एटम मॉलिक्यूल के बारे में इंडियन फिलोसफी से ही स्टार्ट हुआ है सारा खेल। टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू की बातें नहीं है, बट चैप्टर पढ़ने वाले हो तो कुछ कुछ मालूम होना चाहिए। These particles normally exist in a combined form which gives various forms of matter. ठीक है, ये तो हो गए इंडियन साइंटिस्ट के बाद। ठीक है, तो नोट में ही फिर थर्ड नंबर पर कुछ ग्रीक फिलोसफर्स के बारे में भी जानेंगे, बुक में अंडरलाइन भी कर लो। ग्रीक फिलोसफर्स नाम डेमोक्रिटिस, लियोकिपस, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही बात बताया था लगभग उसी टाइप पर, एट द सेम एरा, लगभग उसी समय पर इन्होंने भी लगभग यही बताया था कि मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा, जिसको कि बाद में हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उसको जो आज हम लोग एटम कहते हैं, जो इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इंडिविजुअल का मतलब क्या होगा, अब और डिवाइड नहीं कर पाओगे, इसी को आज के डेट में हम लोग एटम्स कहते हैं। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, एलिमेंट क्या है नहीं है, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और 7:30 से नहीं है ट्यूशन, वो तो मेरे को भी पता नहीं था। तो अब आगे इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये सब चैप्टर का पोर्शन नहीं है आज का वीडियो, एक्चुअली में सिर्फ हमारे को 2 टॉपिक स्टार्टिंग का पढ़ने का है। तो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट तो करेंगे, एटम मॉलिक्यूल क्या होता है बाद में देखेंगे, पहले पढ़ना है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो बहुत सारा लॉज है, और ये देखो अब हम लोग 9th क्लास में आ गए, तो आपको पहले भी मैं बताया था फिजिक्स को एक अलग रखो, बट केमिस्ट्री बायोलॉजी, यहाँ तक कि फिजिक्स भी ऐसा नहीं है कि सब चीज आप 9th क्लास में सीख जाएंगे। ये जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आप 9th में लिखेंगे, और जब यही लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जब आपको 11th में लिखवाया जाएगा तो कुछ क्या बोलते हैं उसको, एलाबोरेटेड फॉर्म में होगा। अभी सिर्फ ऊपर से लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सिर्फ 2 दिया हुआ है आपके क्लास में, और उन दोनों को हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। तो ये क्लास 1 में पढ़ने वाला टॉपिक भी नहीं है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्लास में क्या पढ़ा जाएगा, इसके लिए आपको एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटल सेटअप का जरूरत है, जो कि अगर स्कूल लैब में कर रहा है या तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही मैं से एक लिखवा रहा हूं, लैब में करना एक्चुअली में। तो लेड नाइट्रेट नाम कभी सुने हो क्या? कभी नहीं सुने, कोई बात नहीं, अभी नाम सुनना भी नहीं, अभी तो आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। और पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों आपके स्कूल लैब में है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये आपको करवाया जाएगा 9th में, नहीं तो 10th में, है ना। इन दोनों को साथ में जब केमिकल रिएक्शन के लिए छोड़ेंगे, अभी आप लोगों को ठीक से मालूम ही नहीं केमिकल रिएक्शन क्या होता है, बट जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को साथ में मिलाते हैं
तो इसमें बनता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, बोलो क्या पढ़ा रही है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, आप ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत भी नहीं है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहता है कि जब आप लैब में जाएंगे और लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड, ये कंपाउंड है, स्कूल में आपको लैब में मिलेगा, इन दोनों को जब आप रिएक्शन करवाएंगे, है ना, मान लो कुछ भी बोलो, लेड नाइट्रेट का जैसे 5 ग्राम लिए, ठीक है, समझ आ रहा है, और पोटेशियम आयोडाइड जो है उसका अगर आप 7 ग्राम लिए, तो ये इसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन में जिसके साथ केमिकल रिएक्शन करवाया गया उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं? और जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो कंपाउंड्स बना उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स। नाम सुने हो? ठीक है, सुने हो तो अच्छी बात है। तो फिलहाल केमिकल कॉम्बिनेशन का क्लास नहीं चल रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन का क्लास नहीं चल रहा, वो 10th में है। अभी आपका टॉपिक में केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन भी नहीं है। अभी आपको एक लॉ पढ़ाया जा रहा है केमिकल कॉम्बिनेशन का, कि कभी भी आप केमिकल रिएक्शन करेंगे तो जैसे ये रिएक्टेंट है, इसका मास कितना हुआ टोटल 12 और जब आप केमिकल रिएक्शन फिनिश कर लेंगे उसके बाद ये सब जो बनेगा, कुछ भी इसमें बोल सकते हो, मान लो ये अगर 8 ग्राम बना तो ये साथ में 4 ग्राम ही बनेगा, और ये जो टोटल मास है, मास अभी फिजिक्स में पढ़े थे ना, मास एंड वेट अभी पढ़े थे, वो भी कितना आ जाएगा, 12 ग्राम ही आ जाएगा। और यही पहला लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहता है कि जब भी आप केमिकल रिएक्शन करेंगे, अब केमिकल रिएक्शन कैसे होता है नहीं होता वो इस चैप्टर का पोर्शन नहीं है, 10th में है, 9th में है, मतलब जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक आपको पढ़ते ही रहना है केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है। क्लास उसका नहीं है, क्लास है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहता है कि जब भी आप केमिकल रिएक्शन करेंगे तो जो रिएक्टेंट का मास है और जो प्रोडक्ट का मास है वो कंजर्व रह जाएगा, मास का वैल्यू जो है केमिकल रिएक्शन में कंजर्व रह जाएगा। यही पहला लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का, ठीक है। एटम मॉलिक्यूल क्या होता है नहीं होता वो बाद में पढ़ेंगे, जबकि चैप्टर का नाम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। नियम के हिसाब से पहले एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही पढ़ना था, बट शुरुआत में टॉपिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का नहीं है। शुरुआत में कुछ साइंटिस्ट्स का फिलॉसफी के बारे में बताया गया आपको, उसके बाद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला नंबर पर हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं। इस लॉ को हम लोग कहते हैं, दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो लिखो इसको थोड़ा ऐसे एग्जाम्पल के फॉर्म में, एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखो और फिर लिखो समझ में आया ये लॉ क्या कहता है। कैसा भी केमिकल रिएक्शन करोगे आज के बाद 9 से लेकर के जब तक साइंस के साथ जुड़े हुए रहोगे तो रिएक्टेंट का जो मास होगा, मास के बारे में फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया, और प्रोडक्ट का जो मास होगा वो सेम होगा। ठीक है, समझ में? तो पहला वाला लॉ ये आपका एमसीक्यू वगैरह होता तो पूछा जाता, अभी तो बस आपको लिखना है दिस इज एंटोनियो लैवोसियर। This law states that केमिकल रिएक्शन क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो बहुत बात की बात है, ये तो 10th खत्म होने तक सीखोगे। ये तो 9th का पहला चैप्टर है, इसमें बस डेफिनेशन वगैरह देखना है। ये लॉ स्टेट करता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट मास के नीचे लाइन खींच लोगे, कैन नेवर बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical reaction। याद रहेगा? अरे हाँ ना बोलो, है ना। तो क्या लॉ क्या कह रहा है, पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की कभी भी केमिकली जब मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स आपस में केमिकली रिएक्ट करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो रिएक्टेंट का मास है और जो प्रोडक्ट का मास है
वो हमेशा कंजर्व रह जाएगा, सेम रह जाएगा। कभी भी कैसा भी केमिकल रिएक्शन हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, 9th का हो, 12th का हो, केमिकल रिएक्शन से पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास है वो कंजर्व रह जाएगा। ये सबसे पहले एंटोनियो लेवोजियर ने बताया था और यही पहला लॉ है, इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलेगा? कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत नहीं है तो एक सवाल को भी देखो। दिक्कत नहीं है तो एक रिएक्शन भी देखो, एक क्वेश्चन को देखो। पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 1 ये लिख लिया हो? पेज नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को कॉपी में लिखना नहीं है, बस मार्क करके रखना है और उसको पढ़ लो, फिर इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ने के लिए बोला गया था, पढ़ ही रहे होगे क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा बताओ। हाँ देखो क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन किया गया है, उसमें 5.3 ग्राम क्या मौजूद है? सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली हम लोग इसी चैप्टर में सीखने वाले हैं, इसी चैप्टर में, बट अभी फिलहाल उसका क्लास नहीं चल रहा। सोडियम कार्बोनेट को किसके साथ रिएक्शन करने के लिए बोला गया है? एसिटिक एसिड के साथ। और क्या फॉर्म हो रहा है? सोडियम एसीटेट सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्लास प्लस वाटर। तो क्लास इसका नहीं है कि ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बन गया, क्यों बन गया, क्लास इसका चल नहीं रहा आपका। क्लास चल रहा आपका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इन सबका मास देखो दिखा हुआ होगा। सोडियम कार्बोनेट का क्या मास है? 5.3 ग्राम्स। एसिटिक एसिड का 6। यही दोनों रिएक्ट करना है ना, तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास 5.3 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11.3 ग्राम्स। बोलो आ रहा है समझ में? और प्रोडक्ट का मास देखो क्या क्या दिया, पढ़ो। 8.2 ग्राम्स और 2.2 ग्राम और वाटर का 0.9। सबको जोड़ो, 8.2, 10.4 और ये कितना गया? दिस इज 11.3 ग्राम्स। अरे समझे? तो क्या रिएक्शन हुआ, क्यों हुआ, उसके लिए तो आपको 10th, 11th, 12th पढ़ना पड़ेगा। अभी फिलहाल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट ही हो जाएगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्वेश्चन में देखो पूछ क्या रहा था? शो कर रहा था क्या कि ये लॉ ऑफ मास को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर आ गया। इसी को ही हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पूछा था शो करके दिखाओ कि कर रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लिख दो। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखो। तो दूसरा वाला जो लॉ है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली में। पहला वाला तो आसान था, मेरे ख्याल से समझ में भी आ गया होगा। रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम है, तो आपको आ गया होगा। दूसरा वाला थोड़ा सा मुश्किल है, दूसरा वाला समझने का ट्राई करना। दूसरा वाला समझने के लिए एक्चुअली में आपको थोड़ा सा मास वगैरह याद करके आना था। कुछ किसी मॉलिक्यूल वगैरह का मास याद करके आए हो? अगर याद नहीं भी करके आए हो तो मेरा सुन करके सीखने का ट्राई करना, क्योंकि एक्चुअली में याद आपको चैप्टर 4 में ही करना है। बट अभी से याद करना शुरू करोगे तो ठीक रहेगा। अभी नहीं भी याद है तो चलेगा, मेरा सुनना समझना और दूसरे लॉ को आइडिया लगाना क्या। ठीक है, तो एक सबसे फेमस मॉलिक्यूल, सबसे अभी आप लोग पढ़े कि महर्षि कन्नड़ ने बताया एटम के बारे में, और फिर आप उसके बाद देखे कि थोड़ा सा कंडीशन आया जो कि बताया आपको, अभी लिखवाया किसके बारे में लिखवाया? हाँ, पकुदा कटेयम के बारे में आपने पढ़ा कि कैसे एटम्स जो है, उन्होंने बताया कि एटम्स जरूरी नहीं है कि वैसे सिंगल एग्जिस्ट करें। एटम जो है वो
कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। और ऐसा नहीं कि आज हमारे केमिस्ट्री का पहला दिन है, 7 महीने हो गए 9th क्लास में, ठीक है आज हम लोग एटम मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं अलग बात है, बट एक 9th क्लास का टर्म 2 का बच्चा ऐसा बोल नहीं सकता कि हमको एटम मॉलिक्यूल क्या होता है बिल्कुल पता ही नहीं। एक दिन आपको होमवर्क भी दिया गया था ढेर सारा कंपाउंड लिख करके लाने के लिए, याद आ रहा है स्टार्टिंग में तो आप लोग बहुत सारे कंपाउंड लिख करके लाए थे। दुनिया का सबसे फेमस कंपाउंड जो आपको मालूम है एक्चुअली में मॉलिक्यूल के फॉर्म में, वो है वाटर, H2O। अब आप 9th क्लास में ये नहीं बोल सकते कि हमको इसके बारे में भी सुना हुआ नहीं, ये तो नहीं माना जाएगा कि आपको ये भी पता नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, ऐसा मेरे को पता आप लोग शायद अभी याद नहीं किए हो, बट कुछ बच्चों को पता है, कुछ लोग बता रहे, ठीक है 1 होता है ना। जिनको नहीं पता है थोड़ा ध्यान से सुनो, क्योंकि आज का क्लास इसका नहीं है कि मास कैसे निकाला जाता है, एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है, वो कभी इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। आज का क्लास तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का चल रहा है। पहला लॉ आप लोग लेवोजियर का पढ़ चुके हैं, दूसरा प्रोस्ट का लॉ समझने के लिए आपको वाटर वाले एग्जांपल से ही समझना पड़ेगा। जिनको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है ये मैं बता देता हूँ। हाइड्रोजन की एटॉमिक मास होती है 1, तो जैसे यहाँ पर 2 एटम है हाइड्रोजन का, तो ये हो गया 2, और ऑक्सीजन का मास मालूम है आप लोगों को किसी को 16 होता है, ठीक है याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी चलेगा कोई बात नहीं। तो अभी ऐसे मान करके चलो, सुनो ध्यान से, मॉलिक्यूलर मास पानी का, अभी आप लोग, मैं खुद बोल रहा हूँ अभी आप लोग नहीं सीखे, इसी चैप्टर में आगे सीखेंगे, बट अभी मेरे को जो लॉ पढ़ाना है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रोस्ट का दिया हुआ, उसमें मेरे को मास का थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा, नहीं भी याद है तो चलेगा, समझने का ट्राई करना है। अभी आपको मास याद नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पानी का जो मॉलिक्यूल है, पानी का मॉलिक्यूल है H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो होता है 18 ग्राम। कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास है 18 ग्राम, ठीक है। वैसे मॉलिक्यूलर मास का यूनिट भी अलग अलग होता है, 18 U भी है, और इसका मोलर मास होगा तो 18 ग्राम है, बट फिलहाल उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे, अभी बस इसे समझाने का इस्तेमाल हो, ठीक है। अच्छे से समझ लें, मॉलिक्यूलर मास कितना पानी का? 18 ग्राम, ठीक है। अब ये देखो, ये तो एक मॉलिक्यूल है, इसमें किसका किसका एटम शामिल था? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो ये तो 18 ग्राम पानी का है, इसमें हाइड्रोजन का मास कितना रहा? यूनिट ही लिख लेते हैं अभी, ठीक है ना। अभी आपको टॉपिक यूनिट के फॉर्म में समझाना है, ग्राम में कब आएगा, यूनिट में कब आएगा, मोल कंसेप्ट जब आगे पढ़ाऊंगा तब। अभी उसका क्लास ही नहीं चल रहा, अभी आपका क्लास है प्रोस्ट का लॉ समझाना, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन का इसमें कितना का कंट्रीब्यूशन था? 2 यूनिट का। और मास ऑफ ऑक्सीजन का कितने का कंट्रीब्यूशन रहा इसमें? 16 यूनिट। आ रहा समझ में? ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो देखो, मास ऑफ हाइड्रोजन बाई मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 1:8 हुआ ना। अब थोड़ा ध्यान से सुनना कि प्रोस्ट का लॉ क्या कहता है, जो दूसरा लॉ भी हम लोग पढ़ेंगे, 2 ही लॉ क्लास 9 में पढ़ना है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अभी हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, प्रोस्ट का लॉ कहता है कि जब भी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, जब भी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तो उस कंपाउंड में जो जो एलिमेंट शामिल है उन सबका जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स आएगा। इसी को हम लोग कहते हैं प्रोस्ट का लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कुछ समझ में आया? फिर बाउंस कर गया, कोई बात नहीं, तो फिर से समझने का ट्राई करना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोस्ट आप कहते हैं कि कभी भी एक कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होगा तो उस कंपाउंड में वो जिस एलिमेंट से जुड़ करके बना है, उस एलिमेंट का जो मास का जो रेशियो है वो थ्रू आउट जो है वो सेम रह जाएगा। इसी को हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो अभी मैं समझाता हूं, जो बुक में आपका एग्जांपल दिया हुआ उसी से थोड़ा मैथ्स भी इन्वॉल्व होगा इसमें, ठीक है। फिलहाल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो याद हो गया आपको? कितना है? कब? जब पानी बन रहा होगा तब। ऐसा नहीं कि जहां मर्जी तहां यही रेशियो लगा दी, मतलब जब भी पानी बन रहा होगा तो उसमें हाइड्रोजन के मास का कंट्रीब्यूशन और ऑक्सीजन के मास का कंट्रीब्यूशन हमेशा 1:8 रेशियो में रहेगा। ये कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखो, जैसे कि मान लो यही बुक का क्वेश्चन भी आता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसे समझाया गया है। मान लो कि हमारे पास एक जगह पर 99 ग्राम
फॉर एग्जाम्पल किसी एक जगह पर हमारे पास 99 ग्राम पानी है, ऐसे ही मान लो कि हमारे पास 99 ग्राम क्या है, पानी मौजूद है, 99 ग्राम वाटर मौजूद है, ठीक है। अब लिखना बंद करो। और अभी हम लोग ऊपर याद किए हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो जब भी वाटर बनता है तो वो किस रेशियो में रहेगा, वो 1:8 रेशियो में ही रहेगा। तो मैथ्स में जैसे आप लोग क्वेश्चन बना रहे थे लाइन एंगल्स एंड ट्रायंगल में, तो उस हिसाब से मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, 1:8 रेशियो है। जैसे 1 रेशियो होता है तो कैसे लेते हो, मत बोलो, बैठे रहो, ये x हो गया, बैठ के मुंह देखते रहे। अभी ट्राइंगल के 3 एंगल का रेशियो बोल दो 1:2:3, एंगल कितना होगा तो 1x 2x 3x तोता जैसा बोलते हो। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल का रेशियो 2:3:5:7, तो पहला एंगल 2x, दूसरा 3x, तीसरा 5x, चौथा 7x पट से बोलते हो। और वही की साइंस में बोला जा रहा है रेशियो 1:8 है, कितना होगा तो ऐसे मुंह देकर, ऐसे फिर कैसे पढ़ाई चलेगी। मास ऑफ हाइड्रोजन x हो गया और ये रेशियो 1:8 का ही रहेगा। तो मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 8x ही रहेगा। दोनों को अगर जोड़ते हो टोटल मास 9x, ये 9x हो गया और टोटल मास दिया कितना हुआ था 99 ग्राम। इससे x की वैल्यू जो है वो 99/9 हो गई, जो कि हो गया 11। तो यहां से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन का मास कितना था 11 ग्राम और पानी का मास कितना था 88 ग्राम। और फिर भी दोनों का रेशियो हमेशा कितना आ जाएगा, इन दोनों का रेशियो करेंगे तो वो 1:8 ही आ जाएगा। यही कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड प्रोस्टार्कर। कुछ समझ में आया? तुम 99 ग्राम पानी लो, 1 करोड़ ग्राम पानी लो, 1 ग्राम पानी लो, 0.7 ग्राम पानी लो, 50 करोड़ ग्राम पानी का लो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमेशा फिक्स ही आएगा। यही दूसरा लॉ कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कुछ समझ में आया या फिर बाउंस कर गया? ये सिर्फ पानी के लिए नहीं है, जैसा भी कंपाउंड आप 9th क्लास से लेकर के जब तक साइंस के साथ जुड़े हुए रहेंगे, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड से आपकी मुलाकात होगी। पानी से लेकर के बेकिंग सोडा तक, सोडियम कार्बोनेट से लेकर के सोडियम एसिटेट तक, कार्बन डाइऑक्साइड से चलते हुए सोडियम क्लोराइड तक, हजारों तरह का कंपाउंड आप पढ़ेंगे जब तक आप साइंस के साथ जुड़े हुए रहेंगे। रूल क्या है कि जब वो कंपाउंड बन गया तो वो किसी किसी एलिमेंट के मदद से बना है, जिस एलिमेंट के मदद से बना है उन सारे एलिमेंट का मास का रेशियो हमेशा उस कंपाउंड को तुम इतना लो पूरा रूम में भर दो, जो मास का रेशियो है वो हमेशा क्या आएगा, वो फिक्स आएगा। इसी को हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। 99 ग्राम लिए तो ये 1188 हो गया और केवल 9 ग्राम लेते, केवल 9 ग्राम तो 1 ग्राम और 8 ग्राम हो जाता। समझ आ रहा है? 90 ग्राम अगर पानी का होता है तो 10 ग्राम और 80 ग्राम होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 15 ग्राम और 75 ग्राम हो जाए। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कुछ भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे ये 99 ग्राम है, अगर आपके पास किसी जगह पर 90 ग्राम पानी है, 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये 15 ग्राम हो जाए वो 75 ग्राम हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है। वो होना दोबारा से 10 ग्राम हाइड्रोजन का और 80 ग्राम पानी का ही होगा, ताकि इसका रेशियो जो बना हुआ है, मास का रेशियो, वो हमेशा 1:8 ही बना रहेगा। तुम एक कप में पानी भरो, रूम में पानी भर दो, लेक में लो, रिवर में लो, ओशियन में लो, बाथरूम का पानी हो, पीने वाला पानी हो, कभी लीटर में लो, मिलीलीटर में हो, ग्राम में हो, किलोग्राम में हो, कुछ भी कर लो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम का मास का रेशियो वो हमेशा 1:8 ही आएगा। ये इसके लिए, बाकी कंपाउंड के लिए अलग अलग। इसी को कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। समझ आ रहा बात? 180 ग्राम अगर कहीं पर पानी मौजूद है, 180 ग्राम ऑफ वाटर, तो ऐसा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर 180 ग्राम ऑफ पानी है कहीं पर, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हाइड्रोजन का कुछ भी मास हो जाए 40 ग्राम और ऑक्सीजन का कुछ भी मास हो जाए 140 ग्राम, दोनों को जोड़ करके 180 लाना। पहला लॉ तो यही कह रहा था, बट ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ इसमें मिलाता है क्वेश्चन को कि ऐसा नहीं कि तुम किसी को किसी में जोड़ करके कुछ आंसर ले आओगे। जब भी वो कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड में जो एटम्स है उसके एलिमेंटल फॉर्म में मास का रेशियो वो हमेशा फिक्स रहेगा। मतलब 180 ग्राम अगर आपके पास पानी है तो ऐसा नहीं है कि ये 70 ग्राम हो गया और वो 110 ग्राम हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। यही कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कंपल्सरी है 1:8 रेशियो को मेंटेन करने के लिए कितना हो जाएगा, ये 20 ग्राम हाइड्रोजन का ही इसमें होना है, कंपल्सरी होगा, और 160 ग्राम इसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो यही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 22 ग्राम हो जाए और ये 158 हो जाए, टोटल 180 आ जाए, ये नहीं हो सकता केमिस्ट्री में। यही दूसरा लॉ कहता है। क्या हो सकता है वो छोड़ो, क्या नहीं हो सकता याद करो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि एक कंपाउंड में जब आपने बनाया तो जिस मॉलिक्यूल से बना उसका कोई भी मास हो जाए, ये नहीं कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये कहता है कि वो जो कंपाउंड तुम बनाए हो
उसका कितना भी ग्राम तुम ले लो, उसका कितना भी मिलीलीटर वॉल्यूम में तुम ले लो, जिस जिस एलिमेंट से बनाए हो उन सारे एलिमेंट का मास का रेशियो जो उसका होगा वो हमेशा फिक्स होगा। चाहे तुम इतना सा वो कंपाउंड लो, चाहे इतना ले लो या इतना कम कर लो, मास का रेशियो जो होगा वो हमेशा फिक्स होगा। यही हमारा प्रोस्ट का लॉ कहता है। और ये लॉ और जो पहला लॉ आप पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यही केमिस्ट्री का बिल्डअप है। जब तक आप साइंस पढ़ेंगे 9th आगे अगर साइंस ऑप्ट किए तो ठीक है, नहीं भी ऑप्ट किए तो जब तक आप साइंस जानोगे तब तक केमिस्ट्री में यही दोनों लॉ काम करता है। रिएक्शन जब हो जाए केमिकल रिएक्शन तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम रहेगा। दूसरा नंबर, जो भी कंपाउंड बन रहा हो, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बन जा रहा है, उस कंपाउंड में जिस जिस एटम से उसको तुमने उस कंपाउंड को बनाया है उस एटम के एलिमेंट का मास का रेशियो जो होगा उस कंपाउंड में हमेशा फिक्स होगा। यही हमारा दूसरा लॉ है, प्रोस्ट का लॉ है। दिक्कत समझ में आई कुछ बात है ना? तो H2O का तो बहुत फेमस है 1:8, ये तो सबको ही याद रहता है। एटलीस्ट हम लोग चैप्टर को शुरू करने से पहले एक कार्बन डाइऑक्साइड का जरूर याद करके चलेंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत फेमस कंपाउंड हमारे अगल बगल दिखता है। उस हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग बात करते हैं, मास तो आपको भी याद नहीं होगा एक्चुअली में, आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल बस समझने के लिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली में 44 होता है, ठीक है, समझ आ रहा है? इसमें कार्बन का कंट्रीब्यूशन जो है वो 12 यूनिट का है, ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन 32 यूनिट का है। इन दोनों के मास का रेशियो कितना हो जाएगा? मास ऑफ कार्बन बाई मास ऑफ ऑक्सीजन 3:8। इसका मतलब है कि आज के बाद कभी भी जब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, इस पूरे रूम में ले लो, केमिकल रिएक्शन में थोड़ा सा निकला, पूरे रूम में भर दो, पूरा एटमॉस्फेयर का ले लो, जो करना कर लो, कितना भी ग्राम ले लो, किलोग्राम ले लो, मिलीग्राम ले लो, माइक्रोग्राम ले लो, लीटर में ले लो, वॉल्यूम ले लो, जो करना है कर लो, जो मास का रेशियो आएगा कार्बन और ऑक्सीजन का वो हमेशा 3:8 का ही आएगा। तुम कितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बना लो, इसी को ही हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। और कम से कम 9th क्लास का इस चैप्टर में वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का 3:8, ये तो मुंह जबानी ही रखना पड़ेगा। बाकी इसी चैप्टर में बाकी जितना भी कंपाउंड आपको दिखेगा 9th क्लास में, वो इसी चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि क्या रेशियो होगा। बट बाकी इन दोनों को छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जो कि आपको जीवन भर रट के रखना है। ये दोनों तो आपको निकालने का भी जरूरत नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। और फिर लॉ को हम लोग लिख देते हैं। लॉ छोटा सा है, लॉ तो एक लाइन का है, लॉ तो केवल एक लाइन का है। ये लॉ, दिस लॉ वाज गिवन बाय प्रोस्ट। This law was given by Joseph L. Proust। स्टेटमेंट छोटा सा है। स्टेटमेंट कहता है कैसा भी केमिकल कंपाउंड बना लो, जब वो केमिकल कंपाउंड बन जाए, कितना भी ग्राम ले लो, उसमें जिस जिस एटम से बनाए हो उसके एलिमेंट का मास का रेशियो हमेशा फिक्स ही रहेगा, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस, यही केमिकल सब्सटेंस वर्ड उस समय यूज होता था। आज के डेट में इसी केमिकल सब्सटेंस को हम लोग केमिकल कंपाउंड नाम से पुकारते हैं। उस समय मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड ऐसा नाम नहीं था, बट आज हमें मालूम है कि ये सब कंपाउंड है। उस समय बस केमिकल सब्सटेंस था। स्टेटमेंट में केमिकल सब्सटेंस नाम का यूज किया गया था। इन अ केमिकल सब्सटेंस, डेफिनेशन ये साइंटिस्ट का स्टेटमेंट है, तो अपने लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। नहीं, साइंटिस्ट प्रोस्ट क्या कह रहा है वो लिख रहे, आप समझ गए, अच्छी बात है, बट उसको आप अपने लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, बिकॉज यू आर गोइंग टू राइट व्हाट प्रोस्ट सेड अबाउट हिज लॉ। तो अपने से समझ गए, बट उसको अपने लैंग्वेज में लिखना नहीं, प्रोस्ट क्या बताया वही लिखना। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर always present in definite proportions। किसका डेफिनिट प्रोपोर्शन? कहा डेफिनिट, बिल्कुल मास वर्ड है।
और हम लोग अभी मास याद नहीं किए क्योंकि पहला क्लास है हमारा, बट इस चैप्टर के एंड तक याद जरूर कर लेंगे। आज का क्लास मास याद करने का नहीं था, आज का क्लास में ये बताया जा रहा था कि केमिकल कॉम्बिनेशन का 2 लॉ क्या क्या है। याद रहेगा सबको? ठीक है, तो इस पर बिल्डअप करेंगे हम लोग अगले क्लास में।